हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसमें जैसे कि नाम से लग रहा है बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है कि जैसे दो टर्म से रिलेटेड जो भी एक्सपांशन होते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे a प्लस बी की पावर n है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा आपका NC0। ठीक है, a की पावर n प्लस NC1 ए की पावर n माइनस वन, बी की पावर वन। तो यहाँ पे पैटर्न क्या होता है कि ए की पावर यहाँ पे कम होती जाती है और बी की पावर बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, तो जैसे सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा आपका NCn, ए की पावर 0 बी की पावर n। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न होता है। और यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट होते हैं, ये वाले कोफिशिएंट, ठीक है, तो इनके बारे में अगर आप देखोगे तो ये कोफिशिएंट क्या होते हैं कि इन जैसे यहाँ पे ये कितने एलिमेंट है आपके n एलिमेंट है। ठीक है, ये वाले जिसमें आपके b कितने 2 हैं और a कितने n-2 टाइम्स। ठीक है, तो आप n-2 टाइम्स a और 2b को अरेंज करने के लिए आपको कितने तरीके होते हैं। आप क्या करेंगे, पहले n में से 2 प्लेस सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप b को बिठाएंगे और फिर उसके बाद में आप a को अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आपने इसमें भी देखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कितना आता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका बी स्क्वायर। तो वो भी कहीं ना कहीं इसी पैटर्न को फॉलो करता है कि यहाँ पे देखो a स्क्वायर, तो इसको अरेंज करने का तरीका 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। ये ए बी है तो ए बी को अरेंज करने के तरीके कितने 2, तो ये 2 आ गए। बी स्क्वायर को अरेंज करने के 1 तरीके, तो इस टाइप से यहाँ पे ये आ जाता है। ठीक है, अब इसका अगर हम इसकी जनरल टर्म देखें, ठीक है, जैसे अगर आपको कुछ भी अगर लिखना होगा तो सबसे पहले आप जैसे कोई भी एक्सपांसन को अगर समझना होता है तो उसकी हम क्या लिखते हैं, जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि उसकी ऐसी टर्म जिसको देख के हम उसके सारे टर्म का आइडिया लगा सकें। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लो आपको बोलूँ कि आपको 10th टर्म निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उसमें एन की जगह या आर की टर्म में लिख रहे हो तो उसमें उसके हिसाब से TR+1 लिखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कोई भी टर्म आएगी तो आप आर की वैल्यू रखेंगे तो वो पर्टिकुलर टर्म आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा NCR, ए की पावर n-r और बी की पावर कितना आ जाएगा r। ये होती है इसकी जनरल टर्म। ठीक है, इसका बहुत यूज होता है इक्वेशंस निकालने में। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपको 9th टर्म चाहिए, ठीक है, तो आप r इक्वस टू कितना भर देंगे यहाँ पे 8। ठीक है, तो यहाँ पे T9 कितना हो जाएगा आपका NC8, a की पावर n-8 बी की पावर r। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसका एक्सपांशन हो जाता है। जैसे अगर मान लो कभी आपको a माइनस बी की पावर n का एक्सपांशन निकालना है तो आप b की जगह माइनस बी भी अज्यूम करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ पे b की ओड पावर होगी, जहाँ जहाँ पर b की ओड पावर होगी वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, जैसे इस टाइप से। ठीक है, प्लस NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2, इस टाइप से ये चलता जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो, तो अब इसमें किस टाइप की क्वेश्चन वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या पूछा है आपसे कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगी। यहाँ पे ये रूट a और x स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो रूट a x स्क्वायर प्लस 1/2 x क्यूब। ठीक है, इसके एक्सपांशन में जो टर्म आएगी वो किस टाइप की आएगी। जैसे अगर मैं इसकी कोई भी r+1 नंबर की टर्म लिखूँ तो क्या आएगी वो 10CR। यहाँ पे बात ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पे r+1 लिखते हैं तो यहाँ पे इससे एक कम आती है इंडेक्स। ठीक है, कभी कभी इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब यूज हो सकता है। तो कितना हो जाएगा रूट a x स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 10-r और 1/2 x क्यूब की पावर कितना हो जाएगा r। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10CR a की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, a की पावर हो जाएगी 10-r/2। ठीक है, और x की पावर कितनी हो जाएगी 20-2r। और यहाँ से सेकंड वाले टर्म से कितने मिलेगा आपको माइनस का 3r और 2 की पावर कितना हो जाएगा r। यानी हमने पूरे x को कलेक्ट कर लिया। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होता है कि x की पावर 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या लिखेंगे हम, शुड बी 0। ठीक है, तो इसको शुड बी 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20-5r इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r कितना मिलेगा आपको 4। ठीक है, अच्छा अब क्या दे के रखा है, इफ़ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये टर्म यानी पूरा देखो यहाँ पे ये जो x के अलावा जो भी यहाँ पे ये मिलता है आपको, x के अलावा जो भी हमें यहाँ पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ये x के अलावा
इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट। और अगर NCR टाइप का है ओनली तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। जैसे ऊपर जो लिखे हुए हैं ना ये NC0 NC1, अगर इनको बोला जाए तो इनको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, NC0 NC1 टाइप को। और अगर सिर्फ x को छोड़ के पूरी टर्म को देखना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू पूछी है, कितनी देकर रखी है? 105। ठीक है, और हमसे a पूछा है तो कितना हो जाएगा? 10c। अगर हमसे बोला जाए कौन सी टर्म होगी तो r=4 रखोगे तो 5th नंबर की टर्म होगी, और उसका कोफिशिएंट क्या आएगा? 10c4। a की पावर कितना हो जाएगा आपका? ये 3। ठीक है, अपॉन 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना देकर रखा है? 105। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 10c4 का मतलब कितना होता है? 10 को आप कम करो, 10 9 8 7 अपॉन नीचे 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक शॉर्टकट होता है सोल्व करने का। तो यहाँ से 8 कट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना आ गया आपका ये? ठीक है, ये हो जाएगा आपका 21 × 10। ठीक है, तो यहाँ से a³ अगर आप लिखोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपका कितना? 8। ठीक है, पूछा गया हमसे a², तो a² कितना हो जाएगा आपका? 4। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में देखो, इफ द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस एंड आर दिस। ठीक है, इस टाइप से हमें दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सेकंड टर्म देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, T2 क्या हो जाएगी आपकी? NC1। ठीक है, और x की पावर कितना आएगा? n-1, और y की पावर कितना आएगा? 1। ठीक है, ये कितना दे के रखा है आपको? 135। ठीक है, T3 दे के रखिए आपको NC2 x की पावर n-2 y² इक्वल्स टू 30। ठीक है, और T4 हो जाएगी आपकी NC3 x की पावर n-3 y की पावर 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10/3। अब आपसे कुछ वैल्यू पूछेगी, बताओ n³ x² और आपका y। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, एक तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि रेंडमली सोल्व करना स्टार्ट कर दें, या फिर थोड़ा अच्छे से इसको, जैसे यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, एक तरीका देखो, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, कभी जैसे यहाँ पे इन्होंने NC2 NC3 दे के रखा है, तो ऑल्दो ये आराम से सोल्व हो जाएंगे। NC2 का मतलब क्या होता है? n × n-1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि अगर मान लो ये टर्म बड़ी दी जाती, जैसे T8 T9 T10 दी जाती, तब आपका NC9 NC8 आता। ठीक है, तो कैलकुलेशन में आपको काफ़ी टाइम लगता। तो यहाँ पे वो उसको इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन को, एक काम की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, क्या हो जाएगा कि आप जैसे क्लास में भी मैंने बताया होगा कि ये फॉर्मूला याद रखो, NCR/NCR+1। ठीक है, इस टाइप का जो भी है, मतलब इंडेक्स, ऊपर वाली इंडेक्स सेम हो और नीचे वाले में 1 का डिफरेंस हो, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका? ये हो जाता है R+1/n-R। यही आपको ऐसे दिया जाए, कैसे? ऊपर R+1 लिख दिया जाए। मतलब कहने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इस टाइप से आ जाए NCR/NCR-1, इस बार बड़ी वाली वैल्यू कहाँ दे दी? उन्होंने ऊपर दे दी। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? बड़े वाली वैल्यू को आपको ट्रांसफ़र कर देना है अपोजिट साइड में, इस टाइप से, और यहाँ पे क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस, इस टाइप से बन जाता है। तो बहुत काम का फॉर्मूला है ये। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपको मिल जाए 10c3/10c4, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4/7। तो इसीलिए आप क्या करो, 1 और 2 को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जब 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? NC1/NC2, NC1/NC2 कितना हो जाएगा? ये सीधा बताओ, 2/n-1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? x/y। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर हम तो सीधा भी सोल्व करके, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अगर वो बड़ी वैल्यू दे देगा ना तो आपको वो फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव लगेगा, आपका बहुत टाइम बचा लेगा वो। ठीक है, यानी इवन NC3 NC4 होगा ना तब भी काफ़ी टाइम बच जाएगा। कट कर दो तो 5 से कितना टाइम्स कट हो जाएगा वो? ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 15 से 9 टाइम्स कट हो जाएगा, और 15 से आपका 2 टाइम्स कट हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप 2/3 कर दो, 2/3 करोगे तो कितना मिलेगा? 3। NC2/NC3 है ना, NC2/NC3 क्या हो जाएगा आपका? 3। यार बड़ी वाली वैल्यू तो क्या होती है? ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आता है, तो 3/n-2। ठीक है, और कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका सिंपली x/y। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
और n की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, x/y मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब इनको दोनों को डिवाइड करोगे आप तो n कितना मिलेगा आपका, जैसे हमने इसको इससे डिवाइड कर लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से इसको कट कर देगा ये 3 टाइम्स। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर लो तो x/y तो कट जाएगा और कितना हो जाएगा ये n-2, ठीक है, इंटू n-1, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 3/9/2 यानी 2/3 टाइप का आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना, देखो 4/3, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, तो उसको आप लोग सोल्व कर लेना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। देख लेना एक बार कैलकुलेशन से क्या आएगा। तो n यहाँ पे 5 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, n कितना आना चाहिए, 5। अच्छा, इसके बाद में जब आपका n 5 आएगा तो कहाँ पे रख दो आप, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसे यहीं रख दो, तो आपको x/y का रेशियो मिलेगा। फिर x/y, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, तो आप किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आई होप अब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 2/3 एंड x⁴ 2/5 इन द बाइनोमियल एक्सपांशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट पूछा है तो ये इजीली हो ही जाना चाहिए कि इसकी जनरल टर्म क्या आ जाएगी। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूँ TR+1 क्या हो जाएगी, 9CR x⁴ 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 - R। ठीक है, और उसके अलावा अब यहाँ पे आप दूसरी वाली टर्म देखोगे तो x⁴ -2/5, ठीक है, अपॉन 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी R। तो यहाँ से अब क्या करोगे आप, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 2/3 एंड x⁴ 2/5। ठीक है, तो x की पावर पहले तो आपको क्या बनाना है, 2/3, ये जो कलेक्ट करोगे ना इसको n9CR, तो मैंने इसको थोड़ा सोल्व कर लिया, तो ये कितना होगा 1/2 की पावर R। x की पावर क्या बनेगी, देखो फाइनल जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, 18 - 2R/3। ठीक है, और कितना हो जाएगा माइनस का 2R/5। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगी x की पावर। अब पहले तो क्या बोला कि x की पावर 2/3 ढूंढ के लाओ आप, यानी ये जो वैल्यू है ये इसको कितना रखोगे आप, इसको कितना रखोगे आप, 18 - 2R/3 - 2R/5 इक्वल्स टू कितना रख दोगे आप, ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, R मिलेगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इसको इसके साथ ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 18/3। ठीक है, देखो मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, -2/3। बाकी R वाली टर्म को सब उधर ले चलते हैं, 2R/5। ठीक है, और प्लस 2R/3 कितना हो जाना चाहिए, 15 आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, 15, और कितना हो जाएगा ये 3 6, और ये कितना आएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 6 और 5, इस टाइप से कितना मिल जाना चाहिए, ये 3 5 5 3 6। ठीक है, 6 और कितना यहाँ पे 5 10 16 हो जाएगा। ठीक है, 16R। यहाँ से कितना मिल जाएगा, 18 × 16/3 ये मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो R आ जाएगा अपना कितना, यहाँ पे देखो R = आ जाएगा 5। इसका मतलब R = 5 रखोगे तो आपको कोफिशिएंट किसका मिलेगा, टर्म तो मिलेगी आपको 6th नंबर की, और कोफिशिएंट क्या मिलेगा, n9C5 1/2 की पावर 5। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो बाइनोमियल बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये आपके 4 नंबर पक्के देके जाएगा आपको। ठीक है, इसमें जो भी टाइप है मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा, क्लास में तो कवर करता हूँ, यहाँ भी कवर हो जाएगा, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको रिलीजियसली करने, भले आपको देखे देखे क्यों नहीं लग रहा हो, एक बार जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो नहीं, आप एग्ज़ाम में आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे। जैसे आप ऐसे करते हो कि ये हो जाएगा, नहीं, आपको आंसर तक पहुँचना है खुद से। ठीक है, सिंपली आप क्या करोगे, आप x⁴ 2/5, तो इसको, ये जो वैल्यू थी इसको क्या रखोगे आप, 2/5 रख दोगे, फिर R की वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर उन दोनों कोफिशिएंट का, जैसे एक तो ये मिल चुका है, फिर दूसरा जो आएगा उन दोनों का आपको सम बताना है। ठीक है, आई होप हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें वैरायटी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी जैसे क्लास में कवर करवाता हूँ, उन्हीं वैरायटी से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन मिलते हैं लेटेस्ट ईयर में, उनको मैं यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपकी कोई भी वैरायटी नहीं बचे। ठीक है, इफ़ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपांशन, अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया कि ये एक्सपांशन तो हम उस टाइप का पढ़ के गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ये वाली टर्म एक्स्ट्रा लगा दी। ठीक है, 3/2, तो अगर सिर्फ ये
लास्ट वाला पार्ट पूछा जाता तब तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये एक्स्ट्रा में लगा दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करने, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। आप क्या करोगे कि इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और मैं तो क्या कह रहा हूँ कि आप इसकी जनरल टर्म निकालो। जो जनरल टर्म क्या करती है, किसी भी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आप क्या करो कि इसकी जनरल टर्म निकालो, ठीक है। जनरल टर्म क्या आएगी इसकी, 9CR 3/2 एक्स की पावर, ठीक है, 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर और -1/3x की पावर कितना हो जाएगा r। तो उससे आप क्या करो कि 9CR को तो अलग कर लो, 9CR आपका आ जाएगा, ठीक है। 3/2 की पावर 9 माइनस आर भी आ जाएगा, ठीक है, उसको भी अलग कर लो। और -1/3 की पावर r, इसको भी अलग कर लो, ठीक है। इसको मैं बाहर ले आया, बाद में बचा ये, ठीक है, x3। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब जो बचा उसमें x की पावर कितनी मिलेगी आपको, उसमें x की पावर मिलेगी आपको कितनी, 9 देखो कलेक्ट करो, 9 यहाँ से x की पावर कितनी होगी, 18 - 2r और माइनस यहाँ से कितनी मिलेगी, -r, क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो 18 - 3r आपको टोटल मिल गया। इसको मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने कुछ रख दिया, क्या रख दो इसको आप, इसको t या AR कुछ इसको नाम दे दिया हमने, ठीक है। इसको एक कांस्टेंट रख दिया हमने, कांस्टेंट तो नहीं है, वेरिएबल है k, इसको क्या बाद में इसकी वैल्यू रखेंगे अभी, ठीक है। अब ये सबसे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पहला वाला टर्म क्या आएगा आपका, k × x की पावर 18 - 3r, ठीक है। दूसरा फिर कितना आएगा, 2kx, x की पावर कितनी होगी, 18, 19 - 3r, ठीक है। तीसरा वाला क्या आएगा, -3k, x की पावर कितना हो जाएगा आपका, 18 + 3 21 - 3r। अब इससे क्या होगा कि क्वेश्चन देखो आपका कितना इजी हो गया, ठीक है। अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है जब इसको आप अलग तरीके से अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। एक तो टाइम देखो, आपको सेकंड्स भी वहाँ पे बचाने हैं, ठीक है, टाइम भी बचाना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये x की पावर क्या चाहिए आपको, कांस्टेंट टर्म चाहिए। कांस्टेंट टर्म का मतलब x की पावर 0। तो ये वाली टर्म कब बनेगी कांस्टेंट, जब आप 18 - 3r को क्या कर दो, 0। तो r = 6 रख दो इसके लिए, ठीक है। इसके लिए ये कभी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये हो ही नहीं पाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3r = 19 नहीं हो सकता ना। और यहाँ पे r = कितना आ जाएगा, 7। भर दो, k की वैल्यू भी रख दो अब, ठीक है। तो आपको कोफिशिएंट मिल जाएंगे, ठीक है। इफ द कांस्टेंट टर्म इज़ p, ठीक है। तो यहाँ पे सारी टर्म आपको मिल जाएगी। तो पहले वाले से कितनी मिलेगी आपको, k क्या था, 9c 6 हो जाएगा, 3/2 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, -1/3 की पावर कितना हो जाएगा, 6, प्लस ये 0 रख दो इसका। इसका कितना आएगा आपका, 9c कितना हो जाएगा, 7। कोफिशिएंट k की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, 3/2 की पावर 2, ठीक है, और -1/3 की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। 9c 6 को सोल्व कर लेना, 9c 7 को सोल्व कर लेना, ठीक है। आई होप एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसी को p बोला है उन्होंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, ये देके रखा है, देखो फिर एक वैरायटी चेंज कर दी। तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको जब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो कैसे समझ में आएगा कि पहला वाला ठीक है, जानते हैं इसको, दूसरा वाला ठीक है, इसको भी जानते हैं, लेकिन तीसरा वाला कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ठीक है। देखो 1, अगर तीसरे वाले को देखोगे आप तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 1 3 3 इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैंने फिर ऐसे लिखा 1 3 1/x की पावर 1, फिर 3 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल क्यूब, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो कि 1 + 3a + 3a² + a³ तो ये देखा देखा लग रहा है। देखो कोफिशिएंट, ऐसे कोफिशिएंट किसके होते हैं, a + b³ के। अगर a + b³ में आप a की जगह 1/x रख दो, b की जगह 1 रख दो, तो यही तो बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे बेसिकली ये किसका एक्सपांशन है आपका, ये किसका एक्सपांशन है, ये यहाँ पे 1 + a यानी कि 1 + a यानी कि 1 + 1/x की पावर 3 का एक्सपांशन हो गया। 1 3 3 1 याद है ना, ये कोफिशिएंट देख के आपको समझ में आएगा 1 3 3 1, ठीक है। देखो ऐसे छोटे लेवल पे वो यूज कर सकते हैं। अगर मान लो 1 + कभी वो 1 + x की पावर 4 का देना चाहे तो क्या देंगे, उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं,
ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर 4 का देना चाहे तो इसके कोएफिशिएंट क्या होते हैं, 1 4 6 4 1, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस याद है ना 4c1, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा आपका 6x² प्लस 4x प्लस 1, इस टाइप से, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये दे के रखा है। तो पहला वाला हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 माइनस x²। अब जो दे के रखा है उसको लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये x प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा 3, और नीचे क्या आ जाएगा आपका x³। तो कुल मिला के अब यहाँ से इसको भी ब्रेक कर लो। ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस x², क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो फाइनली 1 प्लस एक्स कितनी जगह से मिलेगा, यहाँ से एक, यहाँ से, तो टोटल मिलेगा 5 टाइम्स। कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। आगे आएगा 1 माइनस एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा आपका x³। तो x³ को आप और ले जाओ कहाँ, ऊपर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x की पावर -3। चाहो तो x की पावर -3 को कहाँ लिख लो, इसके साथ लिख लो, जैसा आप लोग अच्छा लगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x की पावर -3 माइनस x की पावर -2। बाकी तो आप लोग जैसा भी थोड़ी देर पहले किया था वैसे सोल्व कर लो, कि इसकी सिर्फ आप जनरल टर्म लिख लो, इसकी सिर्फ जनरल टर्म लिख लो। कितनी आएगी, 5CR x की पावर कितनी हो जाएगी r। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म क्या मिलेगा आपको, 5CR x की पावर r-3 माइनस 5CR x की पावर कितनी हो जाएगी r-2। अब आपको एक तो चाहिए सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। तो पहले तो आप x की पावर 3 बनाएंगे, ठीक है। एक तो x की पावर 3 बना, और एक सेकंड रुको रुको रुको, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, क्या कि यहाँ पे आपका पावर 5 भी चल रही थी ये वाली, ठीक है। तो ये इग्नोर हो गई। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज आएगा, ये जो पावर है ये हो जाएगी आपकी कितनी, यहाँ पे पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 15 16 17 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चेंज तो नहीं आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 की जगह क्या हो जाएगा 17, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 17, ठीक है, 17 और 17, ठीक है। अब पहले तो क्या पूछा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या पूछा है 3, ठीक है। तो x की पावर 3 ढूंढ लेना। यहाँ पे r-3 को क्या रखोगे आप, एक बार तो अगर x की पावर 3 ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो r इक्वल टू कितना पुट कर दो इसमें, तो इसके लिए r-3 इक्वल टू 3, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और ये तो 3 बन, ये कितना आएगा r-2 इक्वल टू 3, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा 17c6 माइनस 17c 5, ये तो मिला x की पावर 3 का कोफिशिएंट। फिर किसका ढूंढेंगे आप, x की पावर -13 का। तो r-3 को क्या रखोगे आप -30, तो इसको एक तो ये आ जाएगा। वैसे आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -30 निकाल देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर देके रखा है 2008, ठीक है। तो उन्होंने इंटेंशनली यहाँ पे ये दोनों जो आपको फैक्टर्स देके रखे हैं ये एक दूसरे से रिलेट करके रखे हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस x², ठीक है। और ये कितना होता है आपका, ये हो जाएगा याद है ना a-b इंटू a² प्लस b², तो कितना हो जाएगा 1 माइनस x³, ठीक है। और ये आपको कब सोचना है, जब यहाँ पे, क्योंकि इनकी पावर देखो नियरेस्ट पावर है, देखो 2007 2008, इसका मतलब इनको आपस में कंबाइंड किया जा सकता है। तो आपने क्या किया, आगे वाले में से 1 माइनस एक्स को एक साथ रख लिया, और बाकी जो 1 माइनस एक्स था उसको अंदर ले गए आप, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि 1 प्लस x² की पावर कितना हो जाएगा 2007 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस एक्स, और ये कितना बन जाएगा 1 माइनस x³ की पावर 2007 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम चाहें तो किससे कर सकते हैं, जैसे अभी तक हम करते हैं कि आप सीधा इसकी जनरल टर्म से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म कितनी आएगी 2007 CR और माइनस x³ की पावर कितनी मिल जाएगी आपको r, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, ठीक है, चाहो तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर लो पहले। तो कितना हो जाएगा 2000 CR, तो दोनों के साथ ही आ जाएगा, ठीक है। 2007 CR और पहला वाला बनेगा आपका माइनस x की पावर, ठीक है, कितना हो जाएगा -1 को चाहो तो आप अलग कर लो, ठीक है। या फिर इसको मैंने क्या किया, ये -1 की पावर r लिख लिया, ठीक है। और x की पावर कितना हो जाएगा 3r,
फिर उसके बाद दूसरा कितना आएगा, एक माइनस आपको यहाँ से मिलेगा तो -2007 CR, ठीक है। और x यहाँ से मिलेगा एक तो कितना हो जाएगा, ये आपका -1 की पावर r तो हो गया, और x की पावर टोटल कितनी हो जाएगी 3r + 1, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि x की पावर 2012 देखना था हमें, ठीक है। तो x की पावर 2012 आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ से x की पावर 2012 नहीं मिलेगा, क्योंकि x की पावर 2012 जब आप देखोगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि x की पावर 2000, तो यहाँ पे x की पावर 2012 क्या है आपका, ठीक है। तो ये x की पावर 3r बन रहा है यहाँ से, ठीक है। 2012 को अगर आप देखोगे तो वो आपका, ठीक है, 3r के मल्टीपल से, ठीक है। इसको जब आप या तो 3r के इक्वल करके देखोगे, ठीक है, तो 3r इक्वल्स टू क्या 2012 हो सकता है, ये आपको चेक करना है। क्या 3r + 1 आपका 2012 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, इसको जब आप 4, क्या ये डिवाइड हो रहा है r से, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा वाला चेक करो, ठीक है, क्या दूसरा वाला डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दूसरा वाला भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी यहाँ पे x की पावर, क्योंकि यहाँ पे ना तो ये आपका r इंटीजर में दे पाएगा, और ना, मतलब इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर या होल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, और ना ही ये दे पाएगा। इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ से आपको x की पावर 2012 नहीं मिल सकता। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द, ठीक है, इंटीग्रल टर्म का मतलब होता है कि जो इंटीजर बनाती हो, मतलब फ्रैक्शन में कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 7 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, प्लस 11 की पावर 1/6 लिखा हुआ है, ठीक है, की पावर 824। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब इसकी कोई जनरल टर्म आएगी, ठीक है, तो उसी से विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। जनरल टर्म क्या बनेगी इसकी, 824 CR। जैसे हमने बोला कि हम r+1 नंबर की टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 7 की पावर कितना आएगा, 7 की पावर 1/2 की पावर कितना बनेगा 824 - r, ठीक है, इंटू 11 की पावर 1/6 की पावर कितना हो जाएगा r, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा आपकी 7 की पावर 824 - r/2, या 2 से भी डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 412 - r/2, और 11 की पावर कितनी आएगी आपकी r/6, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको अब r को यहाँ पे r को जैसे पहले वाले में तो क्या है आपको r/2, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है आपका r/6, ठीक है। और r कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, जब आप x + y की पावर n का एक्सपांशन लगाते हैं तो हमने देखा है कि ये NC0 x की पावर n y की पावर 0, ठीक है। उसके बाद में NC1 x की पावर कम होती जाएगी और y की पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे चलते चलते आप देखोगे कि NCn लास्ट टर्म आएगी आपकी, और y की पावर n। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो r जो इंडेक्स है नीचे वाली, वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 to r जो जाता है वो आपका 0 to n जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे लिए जो r की पॉसिबल वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से 824 तक, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 824। अब आपको इसमें ये चेक करना है कि एक तो ये आपका ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए आपकी, इंटीजर होनी चाहिए, और ये वाली टर्म भी इंटीजर। बेसिकली यहाँ पे इंटीजर में क्या आएगा आपका, ये कि होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे r, तो r 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और ये यहाँ से तो आपको पता चलेगा इस वाले से, पहले वाले से, कि r 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और दूसरे वाले से हम बोलेंगे कि r 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर वो 6 का मल्टीपल हो गया, ठीक है, तो वो आराम से हम बोल सकते हैं कि वो 2 का मल्टीपल तो हो ही जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, ठीक है, यानी 6 की AP चल जाएगी, 6, 12 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसमें चेक कर लो कि ये इस AP का कौन से नंबर का टर्म है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि ये इस AP का 824, ये इस AP का, ठीक है, n नंबर का टर्म मान लो आप, ठीक है।
तो पहले टर्म क्या है इसकी 0, ठीक है। तो 0 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 6, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6n-6, यानी 6n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा आपका 824, तो कितना आ जाएगा 830। अब आप n को डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1, ठीक है। और 2 और 2 हो गया, उसके बाद में कितना 3 टाइम्स डिवाइड हुआ और उसके बाद 8 पॉइंट समथिंग टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसका मतलब पॉइंट फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n क्या देगा आपको, एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। तो इसका मतलब 138, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 0 से लेकर यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी मिली हमें, जिसमें 0 भी इंक्लूड है, तो 138 आपका आंसर हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70 इन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70 इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक्स स्क्वायर, ये x की पावर 2 है, जो कि नेक्स्ट टर्म क्या हो गई, x की पावर 3 हो गई, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका 97, x की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 96, ठीक है। तो इस टाइप से कहाँ तक जा रही है टर्म, x की पावर 54 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 46। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x की पावर जो है वो तो बढ़ती जा रही है और 1 प्लस एक्स की पावर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बेसिकली ये है तो जीपी, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, हर बार इसको किससे मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 प्लस एक्स से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो सिंपली ये जीपी है और इसमें टर्म कितनी है, वो आप एक्स स्क्वायर से कहाँ पहुँच गए यहाँ पे लास्ट में, x की पावर 54 तक। 1 से 54 होता तो मैं 54 टर्म बोलता, अब 2 से 54 है तो कितनी टर्म है, 53 टर्म है। तो आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, a इंटू एन टर्म का a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो यहाँ हो जाएगा आपका a इंटू ये a लिख दिया मैंने, ठीक है। r कितना है आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर, टर्म्स कितनी बोले हमने 53-1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स -1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 98, ठीक है। और ये आ जाएगा x की पावर 53 -1 प्लस एक्स की पावर 53 एलसीएम लेके। और नीचे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे अच्छा 153, यहाँ पे भी आपका 1 प्लस एक्स की पावर 53 चल रहा है, ठीक है। तो उसको कहाँ लिख दिया मैंने, चाहो तो ऐसे अलग से भी लिख सकते हो आप लोग, 1 प्लस एक्स की पावर 53, ठीक है। और नीचे से कितना आएगा आपका, x एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 तो नीचे आ ही जाएगा, ठीक है। और आपका -1 भी आ जाएगा, चाहो तो इस माइनस को ऊपर वाले के साथ एडजस्ट कर देना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70, तो 1 प्लस एक्स टोटल कितना बच रहा है हमारे पास, देखो यहाँ से आएगा आपका, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा, 99 - 53 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 99 - 53, यानी हो जाएगा आपका 46, ठीक है। और ये माइनस को भी मैंने एडजस्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 53 माइनस एक्स की पावर 53, ठीक है। इसको और कलेक्ट कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, ये 9 और 99 और माइनस एक्स की पावर हो जाएगा आपका 55 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 46। अब आपको किसका कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 70, ठीक है। तो 70 है तो 2 तो ये लेके ही बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 70, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी आ ही जाएगा, बाकी आप यहाँ से कितनी पावर लोगे, यहाँ से लेनी है आपको कितनी पावर 68, ठीक है। तो कोफिशिएंट ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स की पावर 55 तो ऑलरेडी है, तो बचे हुए से कितनी पावर लोगे आप, कितनी पावर लेनी है हमें 15, तो ये हो जाएगा आपका 46C 15। देखो मैच कर रहा है, तो P की वैल्यू आ गई 68 और Q की वैल्यू आ गई आपकी 15, ठीक है। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा आपका, दोनों का सम आ जाएगा कितना 50, कितना आ रहा है 83, ठीक है। इस टाइप से चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A denote the sum of all the coefficient in the expansion of 1 - 3x plus 10x square की पावर n, and B denotes the sum of
ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है आपके सम ऑफ कोफिशिएंट वाले। ठीक है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट के बारे में अगर हम जैसे हमने क्लास में भी देखा था, ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक्सपांशन चल रहा है आपका 1 + x की पावर n, तो इसका एक्सपांशन कितना होता है nc0 + nc1 x + nc2 x², ठीक है, टिल ncn x की पावर n। तो अगर आप x = 1 पुट कर दो, ठीक है, तो ये क्या बन, देखो 2 की पावर n आ जाएगा और उधर क्या हो जाएगा आपका nc0 + nc1 + nc2, क्या हो गया ये आपका, देखो इसके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट भी है, उनका सम आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए तो आप क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली x जो वेरिएबल है उनको 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मिल जाए आपको, दे दे कि 3 + 2x की पावर n। ठीक है, तो आप बोलोगे कि आएगा nc0 3 की पावर n प्लस, ठीक है, nc1 2x की पावर, मैंने क्या लिखा 2 की पावर n x। इस बार क्या होगा कि 3 की पावर तो कितनी आ जाएगी आपकी, 3 की पावर तो हो जाएगी 1, ठीक है, और 2n-1 और 2x की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1। इस टाइप से कहानी चलती जाएगी। तो ncn लास्ट में आएगा आपका 2x की पावर n। अब आपको अगर कोफिशिएंट का सम चाहिए, यानी दिस, ये पूरा कोफिशिएंट ही है, ठीक है, ये पूरा कोफिशिएंट ही है इवन इंक्लूडिंग 2, तो इनका अगर आपको कोफिशिएंट का सम चाहिए तो आप x को x नहीं चाहिए हमें, तो x को क्या पुट कर दो, 1 कर दो। ठीक है, तो देखो इधर कितना आ जाएगा 5 की पावर n, यानी इधर जो भी कोफिशिएंट है उनका सम आपको डायरेक्ट मिल चुका है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप सम ऑफ कोफिशिएंट का पूछे, ठीक है, तो समझ जाना आप लोग कि उस टाइप से वहाँ पे x को गायब करना है, और x को गायब करने का तरीका क्या है आपका, ठीक है, कि उसको 1 पुट कर दो। अगर कभी कांस्टेंट टर्म पूछे तो x को 0 पुट कर दो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखो, इफ़ a इज़ द सम ऑफ कोफिशिएंट, तो हम बोलेंगे तो इसके लिए आपको इसका एक्सपांशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने 3 का एक्सपांशन देखा भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे x = क्या पुट कर दूंगा मैं, ठीक है, ये वाला जो है इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट जो हमें क्या देख रखा है, a देख रखा है, तो क्या कर दो, पुट x = 1, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 10 - 3 यानी 8 हो जाएगा, 8 की पावर कितना हो जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एंड b डिनोट द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, दूसरा कितना है 1 + x² की पावर n, तो इसमें b कितना आ जाएगा आपका, सिंपली x = क्या पुट करोगे, वही 1, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे a = क्या हो जाएगा आपका b³। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट k बी द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द ओड पावर्स। अब इस बार उन्होंने क्या पूछा है, ओड पावर्स का सम पूछा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि 1 + x की पावर, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं n को करता हूँ तो कितना आता है ये, अब मैं यहाँ पे nc0 को c0 लिख रहा हूँ बस। ठीक है, x फिर कितना आएगा आपका c1 c2 x², इस टाइप से चलता जाएगा ncn। ठीक है, अब आप x की जगह -x रखो, क्योंकि आपको क्या करना है कि बेसिकली ओड पावर रखनी है, यानी ओड पावर मतलब जैसे पावर एक तो आपकी पहली पावर तो कितनी हो जाएगी x, उसके बाद में कितना आएगा आपका c3x³, तो ये इनको बचाना है और c0 c2 को हटाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसी को दोबारा लिख लेंगे, लेकिन हमने x की जगह क्या कर दिया, -x पुट कर दिया। x की जगह अगर आपने माइनस पुट किया तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, लास्ट वाला माइनस जो cn है वो अपने आप प्लस है, अगर n ओड है तो माइनस आ जाएगा, n इवन है तो प्लस आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। अगर इवन कोफिशिएंट का सम पूछा है तो दोनों को क्या करोगे आप, क्या करोगे, दोनों को प्लस करोगे, और अगर ओड का पूछा है, ठीक है, तो इवन के लिए तो क्या करोगे आप, सम करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 + x, और x = क्या पुट कर दो, 1 भी पुट कर दो। ठीक है, सम कर दो और x = क्या पुट कर दो, 1, तो कितना आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा 2 की पावर n, और उधर अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले मैं सम कर रहा हूँ ना, तो कितना हो जाएगा 2 × c0 + c2 + c4, इस टाइप से कहानी चलती जाएगी।
ठीक है। तो इस 2 को भी आप हटा दो, 2 को हटा के इधर ला दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इस टाइप से। वैसे जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n-1। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो लेट, अब यहाँ पे देखो पावर सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर, तो यहाँ पे बेसिकली इसका आएगा आंसर 99, कितना आ जाएगा 2 की पावर 98, ठीक है। लेट ए बी द मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो अब, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे इसमें 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिला दिए इस वाले क्वेश्चन में। तो मिडिल टर्म का मतलब होता है कि एकदम जो जैसे 11 टर्म है टोटल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 6 टर्म क्या हो जाएगी उसमें, मिडिल टर्म हो जाएगी। और अगर 12 टर्म है, देखो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आपकी उसमें 2 मिडिल टर्म होती है, ठीक है। तो जैसे अगर 1 + x की पावर n है, ठीक है, और यहाँ पे n इवन है, n अगर इवन है तो हम बोलेंगे इसके एक्सपांशन में, ठीक है, n+1 टर्म आएगी, n+1 टर्म इन द एक्सपांशन, ठीक है, n+1 टर्म इन दी एक्सपांशन, जो कि क्या होगा, कौन सा नंबर होगा, एक ओड नंबर होगा अगर आप n को इवन मान रहे हो, ठीक है। n को अगर आप इवन मान रहे हो तो हम बोल सकते हैं कि इसका मिडिल टर्म जो आएगा वो मतलब, क्योंकि ओड नंबर ऑफ टर्म है तो मिडिल टर्म कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो वो मिडिल टर्म क्या आ जाएगी, सिंपली देखो NC, ठीक है। NC कौन से नंबर की टर्म आएगी, इसको समझने याद रखने का तरीका भी बता दूंगा, पहले ऐसे समझ लो कि n+1 ओड टर्म है ना, तो उसको क्या कर दोगे आप कि n+1 में से वो एक टर्म तो पहले आप माइनस कर दो, कितना बचा n, अब n के 2 टुकड़े कर दो भाई, n ये टोटल n टर्म है, आपने एक टर्म बीच की हटा दी, अब इधर बची कितने टर्म, इधर बची आपकी n/2 और उधर बची n/2, तो ये कौन से नंबर की टर्म आएगी हमारी, n/2 + 1 नंबर की टर्म क्या आएगी, कौन से नंबर की टर्म आएगी, n/2 + 1 टर्म। और कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट तो याद है ना, कोफिशिएंट क्या आएगा, n/2 + 1 टर्म है तो NC n/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर n ओड है, तो ओड है तो n+1 क्या होगा आपका, ठीक है। तो n वैसे भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे उसको, उसमें क्या करोगे, 1 ऐड करके क्या करोगे उसको /2 करोगे, ठीक है। तो इस नंबर की टर्म आएगी और इसके आगे वाली एक टर्म उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका NC, कितना आएगा, देखो ऐसे समझो कि n अगर आपका ओड नंबर है, ठीक है, तो n+1 क्या होगा, इवन, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अब आपको इसका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट दिखाना है, तो आपको पता है कि दो मिडिल टर्म आएगी, तो आपने पहले उन 2 टर्म को हटा दिया, तो टर्म कितनी बची, n-1, ठीक है। अब इसके n-1 बचा, ठीक है। तो n-1 के आपने 2 टुकड़े कर दिए, n-1/2 इधर आया, ठीक है, ये 2 टर्म हो गए मिडिल टर्म, और n-1/2 आपका इधर आया, ठीक है। तो ये जो आपकी टर्म होगी ये कौन सी होगी, n/2 n-1/2 + 1 नंबर की टर्म होगी, ठीक है, जो कि क्या बनेगा आपका n+1/2 इस नंबर की आपकी टर्म होगी। तो आपका कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट क्या आएगा, हम बोलेंगे कोफिशिएंट आएगा n-1/2 और इसमें +1 और कर दो, नेक्स्ट वाला 2 टर्म है ना, तो n+1/2, सिंपल सी बात है। अब इन शॉर्ट देखो कि अगर n इवन है तो आपका जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है वो सीधा n/2 कर दो, मतलब अगर वो डिवाइड हो रहा है ना तो उसको डिवाइड करके सीधा लिख दो, ठीक है। और अगर वो मान लो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे उस केस में, आप उसमें एक बार -1 करके डिवाइड करेंगे और +1 करके डिवाइड कर देंगे, वो डायरेक्ट आपके जो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट है वही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो अभी ये कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो भी आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये वाला तो सिंपल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में फिर हम उसकी और भी प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है इफ़ फॉर सम mn इस टाइप से कुछ दे के रखा है, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 6c 8c3, ठीक है। तो 6cm, तो इसको तो आप लोग आई होप सोल्व कर ही लोगे कि 6cm + 6cm + 1 इसके साथ ले लो, प्लस 6cm + 1, ठीक है, प्लस 6cm + 2 ग्रेटर देन 8c3। तो हमने जो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो जैसे उनमें से कुछ काम के, एक तो ये प्रॉपर्टी थी कि NCR
प्लस एन सी आर प्लस वन कितना होता है, ये होता है आपका एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अगर एन सी आर लिखा हुआ है तो आप चाहो तो यहाँ पे आगे की दोनों इंडेक्स को बाहर ले सकते हो। जैसे यहाँ से इसकी इंडेक्स बाहर निकाली, इसकी इंडेक्स बाहर निकाली, तो कितना हो जाएगा ये एन माइनस वन सी आर माइनस। जब आप उस इंडेक्स को बाहर निकाल लोगे तो उसके नेक्स्ट वाली इंडेक्स दिखने लग जाएगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे 10C4 है तो 10 और 4 को आप बाहर ले लो तो 10 का नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा 9, और इधर 4 बाहर आ गया तो क्या दिखने लग जाएगा आप 3। ठीक है, इस टाइप से, यानी अगर आपने एन को बाहर निकाल लिया तो उसके आगे वाला जो नंबर है वो आपको दिखने लग जाएगा। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी देखी थी। एक हमने देखा था कि एन सी आर अपॉन मतलब इंडेक्स सेम हो लेकिन ऊपर वाले इंडेक्स सेम हो, नीचे वाले में एक का डिफरेंस हो। तो इसको हमने कैसे सीखा था कि अगर इस टाइप से आ जाए तो आप क्या करोगे, बड़ी वाली जो इंडेक्स है उसको तो एक्सचेंज कर दोगे, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, अब ये ऊपर भी हो सकती थी, जैसे मतलब ये क्वेश्चन एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर भी हो सकता था, तब आर प्लस वन को ही आप ट्रांसफर करते हैं और ये बाकी यहाँ पे क्या लिखते हैं, इस दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर। तो अब देखो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 7C m प्लस वन, और ये क्या बनेगा 7C m प्लस टू ग्रेटर देन 8C3। फिर फाइनली कितना बनेगा 8C m प्लस टू ग्रेटर देन 8C3। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, फिर क्या करेंगे आप इसमें कि इसमें प्रॉपर्टी लगा दो 8C3 और नीचे कितना लिखा हुआ है आपका 8C m प्लस टू। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक हम सीखेंगे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ 8C0 तो बेसिकली ये 8C0 8C1 अगर इनको हम PNC की टर्म में समझना चाहें तो ये सिलेक्शन की टर्म में समझना चाहें तो क्या होते हैं, 8C0 का आप बोल सकते हैं कि 8 में से 0 का सिलेक्शन, 8C1 का मतलब क्या होता है 8 में से 1 का सिलेक्शन, 8C2 का मतलब 8 में से 2 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। तो ऑब्वियसली आप 8 में से एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे तो 8 नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, लेकिन 8 में से 2 का सिलेक्शन करेंगे, 8 में से 2 का सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे। आप सोचो 8 पर्सन आपके सामने है और आपको 2 के ऑब्जेक्ट बना के देने हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली 8C2 की वैल्यू क्या आएगी 8C1 से। अब इसी में अगर मैं बोलूँ कि 8C3 तो आप बोलेंगे सर ये वैल्यू क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी। और अगर मैं बोलूँ 8C4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 8C5 8C6 की क्या होगा कि उसके देखो यहाँ पे आपको शायद ये भी पता होगा कि आप 8 में से 2 का ग्रुप बनाओ या 6 का ग्रुप बनाओ, एक ही तो बात है, क्योंकि जब आप 6 का ग्रुप बना रहे हो तो आप 2 के ग्रुप को हटा रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होती है, बराबर ही होती है। तो 8C3 और 8C5 भी बराबर होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 8C4 इसमें क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी बताओ, हम बोलेंगे कि m इक्वस टू कितना आएगा, यहाँ पे ये m प्लस टू कितना होना चाहिए 4, यानी m इक्वस टू कितना होना चाहिए 2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो आप लोग n-1p3, ठीक है, n-1p3 डिवाइड बाई np4। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको चाहो तो आप c में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आपका npr होता है, जो npr होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है ncr, कितना लिखो यहाँ पे, वो होता है आपका ncr इंटू कितना होता है r फैक्टोरियल। ठीक है, सिमिलर नीचे कितना आएगा आपका nc4 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अगर आपको पता हो तो npr क्या होता है कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एंड अरेंज, लेकिन सिलेक्शन क्या होता है सिर्फ सिलेक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गया और इसको आपने क्या कर दिया अरेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट कितने 3। ठीक है, कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे जैसे हमने देखा है अभी कि ये तो कितना हो जाएगा आपका n-1c3 और 3 फैक्टोरियल। आपको पता है कि नीचे 4 फैक्टोरियल चल रहा है तो वो उसको कितनी बार कट कर देगा 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं और nc4 को क्या लिख सकते हैं आप n/4, क्या लिख सकते हैं n/4, और उसकी नेक्स्ट वाली इंडेक्स क्या आ जाएगी आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा
और आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर इसका रेशियो कितना दे के रखा है आपको 1/8, ठीक है, कितना दे के रखा है 1/8। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, मेरे हिसाब से ये 8 के आसपास ही आ रही होगी, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज। तो बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, n को उधर ले जाना, तो ये 4 से 4 कट रहा है 3, तो n = 8 आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लोग चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, n-1 CR k² - 8 NCR+1, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ k पूछी है। अब ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कि n-1 CR = k² - 8, ये कितना लिखा हुआ है NCR+1 लिखा हुआ है, उसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ n/r+1। हमने क्या किया, उसके आगे की इंडेक्स बाहर निकाल ली, तो नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगी, ये दोनों ही तो होगी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। अब हमसे पूछा कि k की रेंज बताओ, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि k की रेंज निकालने के लिए हम पहले बोलेंगे कि k² - 8 क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है। तो अगर आपको इसकी रेंज पता चल जाए तो आप इसकी रेंज के बारे में पता लगा सकते हैं। तो यहाँ इनडायरेक्टली आपसे r और n में रिलेशन मांगा गया है, तो हम बोलेंगे कि NCR जब भी आप लिखते हो तो n में से r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन है ना, इसका इनडायरेक्ट मतलब सिलेक्शन की लैंग्वेज में देखा जाए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसका डोमेन अगर देखा जाए तो यहाँ पे n जो होता है आपका वो हमेशा क्या होता है, n तो ऑब्वियसली आप एक ऑब्जेक्ट तो कम से कम लोगे ना, ठीक है। 0 से 0 कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो n क्या होगा आपका नेचुरल नंबर होता है और हमेशा क्या होगा 1 या 1 से ज़्यादा होगा। r क्या होगा आपका हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन ये 0 या 0 से ज़्यादा होगा, लेकिन ये बात पक्की है कि n की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, r से ज़्यादा आएगी। और यहाँ पे देखो ये दोनों इंडेक्स ही तो थी ना, NCR+1 की इंडेक्स से ही तो आई है दोनों, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि n क्या होता है आपका हमेशा > क्या होगा r+1, ठीक है। तो n से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो हम बोलेंगे कि r+1/n जो आएगा वो क्या आएगा <1, यानी ये जो क्वांटिटी है आपकी k² - 8 जो है ये क्या आपका <1 है, ठीक है। अब तो आप लोग सोल्व कर ही लोगे, कितना हो जाएगा k² - 9 कितना हो जाएगा <0, ठीक है। अच्छा, अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा ये कि k+3 × k-3, ठीक है, <0। तो k कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है हमें, कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है k-3 से 3, ये बात तो सही है, लेकिन ये सब तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ हम मिस कर रहे हैं। देखो एक और बढ़िया बात उन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली हमसे यूज करवाई है, डोमेन वाली, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में k² - 8 जो है आपका वो है क्या, इस अगर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें k² - 8 आपका है क्या, वो है आपका n-1 CR/NCR+1। जो भी है ये बात तो पक्की है कि ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये जो वैल्यू है r+1 ये किससे ज़्यादा है, ये 0 से ज़्यादा भी तो है। एट द सेम टाइम आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये 0 मतलब r+1 आपका अपॉन n है, जो 0 भी नहीं हो सकता ये, ठीक है, क्योंकि r+1 है ना, तो ये 0 भी नहीं होगा, तो 0 से ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि k² - 8 जो है आपका वो 0 से ज़्यादा है, तो आप बोलोगे k² - 8 > 0। तो इससे आपको क्या मिलेगा, दो फैक्टर मिलेंगे, k+2√2, एक तो माइनस का 2√2 और एक होगा 2√2, ठीक है। वैसे तो आपको इसको इतनी स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपको कि देख के आप आंसर बता दो, ठीक है। तो k कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, k मिलेगा आपको याद है ना बाहर वाला मिलेगा, तो -∞ से -2√2 यूनियन 2√2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो कि आपका फेवरेबल आंसर कौन सा आ जाएगा, 2√2 से